गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 6 की रीडिंग कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करे वो परे सलाम। कुंभन दास का उदाहरण कल दे रहे थे कि आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। और जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। कि एक तो आते जाते पैरों के जूते के तले घिस गए, दूसरा ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जिनको देखकर मन में दुख होता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया लेखक ने। लेखक कहना चाहता है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अब प्रेमचंद के वो कह रहे हैं कि जूते का जो तल है ना, वो घसता है चलने से भी। मान लो तुम्हारी, लेखक ने सारी उनकी स्थिति को स्पष्ट किया है बातों बातों में कि अगर बनिए ने तकादे की हो, पैसा मांग रहा हो बनिया आपसे अपना जो उधार दिया हुआ, तो आप उससे बचने के लिए मील 2 मील पैदल चल के चले गए हो तो आपका जूता घिस सकता है। अर्थात इस लाइन में दो गूढ़ अर्थ छिपे हुए थे कि प्रेमचंद की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। प्रेमचंद ने बहुत गरीबी में जीवन यापन किया था। तो जो फिर वो कहता है कि नहीं, चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज तो परत दर परत सदियों हमसे जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब लेखक क्या कहता है, फिर एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है कि तुमने किसी सख्त चीज को, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि चलते हुए इधर ठोकर मारेंगे उधर ठोकर मारेंगे, तो उनके जूते चप्पलें खराब हो जाती हैं। तो लेखक कहता है कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी होगी और उस चीज से तुम्हारा जूता फट गया। यहाँ पे सख्त चीज क्या है? समाज की बुराइयां। कोई टीला तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया होगा और तुमने उस पर अपना जूता आजमाया। कोई टीला मतलब समाज के अंदर कुछ ऐसे समस्याएं हैं, जो रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, जो हमारे लिए टीला बनकर खड़ी हो जाती हैं, बाधा बनकर। टीला क्या होता है? बाधा। टीला वास्तव में क्या होता है? मिट्टी का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा होता है जो आने जाने में दिक्कत करता है, रास्ते में रुकावट बनता है। तो यहाँ पे लेखक का आशय है कि टीला मतलब जीवन के अंदर आने वाली रुकावटें। तुमने इसी ही तरह की किसी रुकावट को दूर करने के लिए अपना जूता आजमाया होगा। अर्थात तुमने अपनी बुद्धि आजमाई होगी, तुमने उसको अपने जूते से ठोकर मारी है। कौन सी समस्या को? दिखावा करने की समस्या को। तुम उसे बचाकर उसके बगल में से भी निकल सकते थे। अर्थात लेखक कहता है कि वो समस्या तुम्हारी नहीं थी, तुम उससे किनारा करके निकल सकते थे, लेकिन टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी और के साथ या कुछ गलत हो रहा है तो वो कहते हैं हमें क्या लेना है। तो लेखक कहते हैं यहाँ प्रेमचंद भी ऐसा कर सकते थे कि वो टीलों से समझौता कर सकते थे, या जैसे नदी जो है ना, वो पहाड़ों से निकलती है। कई नदियां ऐसी होती हैं जो अपना रास्ता इस तरह से बना लेती हैं कि पहाड़ को भी कोई दिक्कत ना हो और उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो वो समझौता होता है, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज। तो वो कहते हैं कि तुम भी समझौता कर लेते, तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी के ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। ये फिर वही कहानी, वही उपन्यास आ गया। कौन सा? गोदान। मैंने आपको बताया था ना कि गौदान करवाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और उसके परिवार के, उसके पुत्र और परिवार के लोग गाय उसके नाम से गाय का दान करते हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो जिसकी मृत्यु हुई है वो बहुत गरीब है, उसके घर में तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो कहानी की चर्चा इसमें की है कि होरी को जो कमजोरी ले डूबी, कौन सी? नेम धर्म। नेम होता है नियम, पक्का नियम। धर्म होता है धर्म की बात। उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब होरी के लिए तो ये मजबूरी थी कि चाहे कर्जा ले, चाहे अपनी जमीन बेचे, लेकिन गौदान तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो लेखक कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी कोई मजबूरी है,
बल्कि तुम तो इसको अपना एक शक्ति के रूप में, अपनी एक ताकत के रूप में दिखा रहे हो। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। हम कहते हैं ना, अरे उंगली यूं करते हैं ना, ये नहीं करना। तो वो कहते हैं कि कुछ गलत होता है तो हम टोकते हैं ना, हाथ की उंगली से इशारा करते हैं। तो कहते हैं तुम इतनी घृणा कर रहे हो उस चीज से जिसको तुम गलत समझते हो, उसको हाथ की उंगली से नहीं पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो कि ये गलत है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया। यहाँ सारी ये चीजें किस ओर संकेत कर रही हैं कि प्रेमचंद ने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, उनसे लड़ने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं। अर्थात जो उंगली अगर कोई कमी है भी ना तो उस कमी को छिपा रहे हैं। अब प्रेमचंद ने अपने फटे जूते से जो उंगली छिपाई नहीं ना, अर्थात अपनी कमी को छिपाया नहीं, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी कमियों को छिपाना नहीं जानते और ना ही चाहते हैं, और ना ही वो बुराइयों से समझौता करना चाहते हैं। तो वो बुराइयों से समझौता करना चाहते होते तो वो टीले के बाजू से निकल जाते, लेकिन वो टीले को ठोकर मारकर गिरा रहे हैं, अर्थात उस समस्या से लड़ रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। अर्थात लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी अपने फटे जूते से बाहर निकली उंगली दिखाकर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें भी झूठे दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयों रूपी, रुकावटों रूपी, बाधा रूपी जो टीले हैं, उनको गिरा कर आगे बढ़ना चाहिए, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक हम कठिनाइयों का, बाधाओं का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। धन्यवाद।